नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक खास स्रोत पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। ये RMN न्यूज वेबसाइट पर एक लेख है और इसका शीर्षक थोड़ा कह सकते हैं चौंकाने वाला है। दिन की तस्वीर, दिल्ली हाउसिंग सोसाइटियों में FAR निर्माण से मची तबाही। तो ये लेख जो है ये दिल्ली की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में जो फ्लोर एरिया रेशियो मतलब FAR निर्माण चल रहा है उसके कारण जो गंभीर हालात पैदा हुए हैं उस पर बात करता है। यहां शायद ये समझना जरूरी है कि ये फ्लोर एरिया रेशियो या FAR है क्या चीज। देखिए, आसान शब्दों में ये बस एक नियम है जो बताता है कि किसी जमीन के टुकड़े पर आप कुल कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कितने स्क्वायर फुट। तो ज्यादा FAR मतलब आप ज्यादा मंजिलें बना सकते हैं या ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। इस मामले में जो लेख का मुख्य मुद्दा है वो ये है कि जो बिल्डिंगें पहले से बनी हुई हैं, जिनमें लोग रह रहे हैं, उनमें एक संदिग्ध सरकारी योजना के तहत इस FAR नियम का इस्तेमाल करके और ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और लेख कहता है कि इसका नतीजा परमानेंट संकट जैसा माहौल बन गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस लेख में जो जानकारी है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये FAR निर्माण असल में क्या दिक्कतें ला रहा है, लोगों पर इसका क्या असर है और लेख के हिसाब से इस सब के पीछे मतलब सिस्टम में क्या गड़बड़ है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। लेख की शुरुआत ही एक तस्वीर से होती है, दिल्ली की एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तस्वीर जहां खतरनाक FAR कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब कोई रंगाई पुताई या रिपेयर नहीं। रिपोर्ट कहती है कि ये निर्माण कई कई साल चलता है। अब सोचिए, और इस पूरे दौरान पूरी सोसाइटी वो घातक धूल, कान फोड़ देने वाला शोर और गंभीर वायु प्रदूषण उसी में डूबी रहती है। दिल्ली का प्रदूषण संकट तो खैर हम सब जानते ही हैं, लेकिन ये लेख कह रहा है कि ये जो बेरोक टोक सालों साल चलने वाला निर्माण है ये उस समस्या को और भी भयानक बना रहा है। इसमें ग्लोबल रिसर्च का भी जिक्र है। दुनिया भर में हर 7 मौतों में से 1 की वजह प्रदूषण है। यह आंकड़ा सच में डराता है। और इसके बावजूद लेख दिल्ली सरकार के नेताओं और अफसरों पर यह इल्जाम लगाता है कि वो इस सब को एक तरह से अनदेखा कर रहे हैं, इसे चलने दे रहे हैं। हाँ, और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि लेख इसे सिर्फ एक मतलब टेम्पररी असुविधा नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन की दिक्कत है, इसे स्थायी संकट या क्रोनिक डिस्ट्रेस कहा गया है। इसका मतलब है कि ये सालों तक चलने वाली चीज है जो लोगों के स्वास्थ्य, उनकी मानसिक शांति और जो उनका शांति से जीने का अधिकार है उसको सीधे सीधे लंबे समय तक प्रभावित कर रही है। तो ये उस पूरी प्रक्रिया पर, उस पॉलिसी पर ही सवाल उठाता है जिसके तहत ऐसे कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जा रही है, खासकर तब जब बिल्डिंगें पूरी तरह से आबाद हैं, लोग रह रहे हैं उनमें। ये सोचने वाली बात है कि क्या विकास ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। और मामला सिर्फ पॉलिसी या नियमों का नहीं है, लेख तो इससे बहुत आगे जाता है। बहुत गंभीर आरोप है इसमें। दावा यह है कि ये कोई एक आध सोसाइटी की बात नहीं, बल्कि एक पूरे शहर में फैला हुआ कंस्ट्रक्शन कम करप्शन रैकेट है। और इसे चला कौन रहा है? लेख के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटियों के मैनेजमेंट कमेटी यानी MC सदस्य। MC सदस्य तो वही होते हैं ना जिन्हें सोसाइटी वाले अपने में से चुनते हैं सोसाइटी का काम देखने के लिए। लेकिन इस लेख में उन्हें स्थानीय अपराधी तक कह दिया गया है। और आरोप ये भी है कि ये MC सदस्य अकेले नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि वो कथित तौर पर भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों, कुछ पुलिस अधिकारियों, यहां तक कि न्यायपालिका के भी कुछ लोगों और एक ताकतवर बिल्डर माफिया के साथ मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाकर काम कर रहे हैं। लेख बताता है कि लोग कैसे धोखाधड़ी करके AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग या फिर GBM यानी जनरल बॉडी मीटिंग में FAR कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दिलवाते हैं। ये वही मीटिंग्स होती हैं जहां सारे रेजिडेंट्स मिलकर फैसले लेते हैं, लेकिन लेख का आरोप है कि इनमें हेरफेर होता है। और अगर कोई इसका विरोध करे, सवाल उठाए, तो उनकी शिकायतों को बस नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर ये आरोप सही है जैसा लेख कह रहा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी सिस्टमिक फेलियर की तरफ इशारा है। मतलब ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं, ये दिखाता है कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं चरमरा गया है। लेख में कई सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों का नाम है जिन पर मिलीभगत या फिर जानबूझकर आंखें बंद कर लेने का आरोप है, जैसे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी RCS ऑफिस जो इन सोसाइटीज को रेगुलेट करता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA जो प्लानिंग और लैंड के लिए जिम्मेदार है,
दिल्ली फायर सर्विस DFS, फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी DPCC जो प्रदूषण देखते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया MCD जो बिल्डिंग नियम वगैरह देखती है, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन DUAC और यहां तक कि दिल्ली पुलिस पर भी मिलीभगत या कुछ न करने का आरोप है। लेख कहता है कि ये सारे प्राधिकरण जिनकी जिम्मेदारी है नियम लागू करवाना, लोगों की सुरक्षा देखना, वो कथित तौर पर MC सदस्यों से रिश्वत लेकर इस खतरनाक कंस्ट्रक्शन को चलने दे रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी है कि RTI डालने पर भी इन विभागों से या तो गोलमोल जवाब मिलते हैं या जवाब ही नहीं मिलता। ये स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये उन संस्थाओं पर ही सवाल खड़े कर रही है जिन पर लोगों का भरोसा टिका होता है। और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ धूल, शोर, प्रदूषण की बात नहीं है। लेख बताता है कि ये FAR कंस्ट्रक्शन कई बार जानलेवा हादसों की वजह भी बनता है। शायद स्ट्रक्चर की सेफ्टी से खिलवाड़ होता हो या काम करने के तरीके सेफ न हो। और इसके साथ ही ये कंस्ट्रक्शन अक्सर जरूरी सर्विसेज जैसे रसोई गैस की पाइपलाइन, इंटरनेट केबल, बिजली के तार, पानी की सप्लाई, इन सबको बाधित कर देता है। सोचिए जरा, सालों तक ऐसी अनिश्चितता में जीना कैसा होता होगा। लेकिन दिक्कतें यही नहीं रुकती। लेख के अनुसार स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब ऐसी मुश्किल घड़ी में मान लीजिए कोई हादसा हो गया या पानी बिजली बंद हो गई, तब भी दिल्ली पुलिस और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी कथित तौर पर कुछ करने से मना कर देते हैं। रिपोर्ट का आरोप है कि वो अक्सर इसे सोसाइटी का अंदरूनी मामला कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो अपराधी किस्म के MC सदस्य हैं, उन्हें खुली छूट मिल जाती है कि वो खतरनाक कंस्ट्रक्शन बिना किसी डर के जारी रखें। और इतना ही नहीं, जो निवासी हैं, जो अपने फ्लैट के मालिक हैं, उन्हें इस कंस्ट्रक्शन के लिए लाखों रुपए देने पर मजबूर किया जाता है। लेख ये भी इशारा करता है कि इस वसूले गए पैसे का एक बड़ा हिस्सा वो कथित तौर पर रिश्वत के तौर पर अफसरों और इस नेटवर्क के दूसरे लोगों तक पहुंचता है। मतलब लोग अपनी ही जान जोखिम में डालने के लिए, अपनी शांति भंग करने के लिए पैसे दे रहे हैं और उस पैसे का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये तो कमाल ही है। स्थिति और भी ज्यादा उलझ जाती है जब हम जुडिशरी यानी न्यायपालिका की भूमिका पर आते हैं। जैसा लेख में बताया गया है, जुडिशियल सिस्टम जिसे हम नागरिक अधिकारों का आखिरी रक्षक मानते हैं, उसे भी लेख में या तो भ्रष्ट बताया गया है या फिर ऐसे मामलों से निपटने में अनुभवहीन। नतीजा क्या होता है? जब परेशान लोग कोर्ट जाते हैं तो मामलों में सालों तक कोई असरदार राहत नहीं मिलती और इस दौरान कंस्ट्रक्शन बिना रोक टोक चलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया की वजह से लेख के मुताबिक दिल्ली की कई हाउसिंग सोसाइटियां अब विवादित संपत्तियां यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बन गई हैं। मतलब उन पर केस चल रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू गिर गई है और वहां रहना एक लगातार संघर्ष है। लोग सिर्फ शारीरिक और मानसिक तकलीफ ही नहीं झेल रहे, बल्कि वो लंबी कानूनी लड़ाइयों और फाइनेंशियल फ्रॉड के जाल में भी फंसते जा रहे हैं। लेख ये भी दावा करता है कि कई मामलों में मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य खुद ही इस कथित क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। इस पूरी अंधेरी तस्वीर में क्या कहीं कोई रोशनी की किरण है, कुछ उम्मीद? लेख में एक छोटी सी जानकारी है। बताया गया है कि DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये केंद्र सरकार का एक अहम विभाग है। तो DOPT की सिफारिश पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो सीधी PMO के अंदर आता है, वो DDA, RCS और पर्यावरण विभागों के 10 IAS अफसरों के खिलाफ जांच कर रहा है और ये जांच इन्हीं फार कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामलों पर है, ऐसा बताया गया है। ये जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कदम तो हो सकता है। अगर इतने ऊंचे लेवल पर जांच हो रही है तो शायद कुछ सच बाहर आए। लेकिन इस जांच की खबर के साथ ही एक बहुत चिंताजनक बात जो लेख बताता है वो ये है कि जमीन पर मतलब सोसाइटियों में निर्माण कथित तौर पर अब भी बेरोक टोक जारी है। और इससे चला कौन रहा है? लेख के अनुसार एक संदिग्ध बिल्डर माफिया। और रिपोर्ट कहती है कि ये वही ग्रुप है जो खुद भी अपने कई प्रोजेक्ट्स अधूरे छोड़ने और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट न ले पाने के चक्कर में कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। हाँ, और यही बात इस पूरी स्थिति की जटिलता को, उसकी गहराई को दिखाती है। एक तरफ हाई लेवल जांच शुरू हुई है, ये एक पॉजिटिव साइन है। लगता है कि कहीं ना कहीं समस्या को माना तो जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का वैसे ही चलते रहना और उसमें एक ऐसे ग्रुप का शामिल होना जिसकी अपनी साख पर सवाल हैं, ये पूरी व्यवस्था पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है।
क्या ये जांच सिर्फ दिखावा है या क्या ये वाकई उस गठजोड़ की तह तक जा पाएगी जिसमें कथित तौर पर एमसी सदस्य, भ्रष्ट अफसर और ये बिल्डर माफिया शामिल हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक जांच भी उन्हें हिला नहीं पा रही। लेख इस दिन की तस्वीर को सिर्फ एक फोटो नहीं मानता है, इसे एक ऐसी शासन व्यवस्था के खिलाफ, एक गवर्नेंस सिस्टम के खिलाफ एक तीखे आरोप की तरह पेश किया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो कथित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनके शांति से जीने के अधिकार से ज्यादा तरजीह अवैध मुनाफे और शायद भ्रष्टाचार को देता है। ये तस्वीर एक सिंबल बन जाती है उस गहरे संकट का जहां वो संस्थाएं जिनका काम लोगों की रक्षा करना है, वही कथित तौर पर उनकी तकलीफ का कारण बन रही हैं। और लोग खुद को प्रदूषण, शोर, असुरक्षा, भ्रष्टाचार और एक तरह से नाकाम होती दिख रही व्यवस्था के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। आखिर में लेख सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो दिल्ली के लोगों से एक सीधी अपील भी करता है। उनसे कहता है कि वो इस अस्वीकार स्थिति के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, चुप न बैठें। आरएमएन न्यूज सर्विस उन्हें अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे आरएमएन कंज्यूमर राइट्स नेटवर्क सीआरएन और क्लीन हाउस सेवा इस्तेमाल करने को कहती है। लेख के मुताबिक ये मंच इसलिए हैं ताकि लोग कॉर्पोरेट फ्रॉड, झूठे विज्ञापन, अनसेफ प्रोडक्ट्स और खासकर सरकारी लापरवाही और हाउसिंग सोसाइटियों में हो रहे इस तरह के अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और मिलकर लड़ सकें। ये निश्चित रूप से सिटीजन अवेयरनेस और एक्टिविज्म यानी नागरिक जागरूकता और सक्रियता की जो तत्काल जरूरत है उसे दिखाता है। जब संस्थागत तंत्र, मतलब वो सिस्टम और विभाग जिनकी जिम्मेदारी है निगरानी रखने की, न्याय देने की, जब वो या तो फेल होते दिखते हैं या जैसा कि लेख आरोप लगा रहा है मिले हुए लगते हैं, तो फिर आम आदमी के पास क्या बचता है? शायद यही कि वो जानकारी शेयर करें, एक दूसरे से जुड़ें, ऑर्गेनाइज हों और मिलकर जवाबदेही मांगे। ये जो ऑनलाइन मंच या नागरिक समूह है, जैसा लेख सुझा रहा है, ये लोगों को अपनी बात रखने और सिस्टम पर सुधार के लिए दबाव बनाने का एक जरिया दे सकते हैं। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में सिटीजन पार्टिसिपेशन कितना जरूरी है, खासकर तब जब सिस्टम लड़खड़ा रहा हो। तो कुल मिलाकर आरएमएन न्यूज का ये लेख दिल्ली में एफएआर निर्माण के मुद्दे की एक वाकई बहुत चिंताजनक और परेशान करने वाली तस्वीर खींचता है। ये सिर्फ ईंट और गारे की कहानी नहीं है, इसके पीछे कथित भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें दिखती हैं, सिस्टम की खामियां उजागर होती हैं और सबसे बढ़कर उन आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी का संकट, उनकी पीड़ा, उनका संघर्ष, उसकी एक दर्दनाक झलक मिलती है। वो लोग जो बस एक महफूज, शांतिपूर्ण घर चाहते हैं। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण हमें इस बुनियादी सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो शहरी विकास या डेवलपमेंट है, इसकी असली परिभाषा क्या होनी चाहिए। और जब हम विकास की बात करते हैं तो ये भी पूछना चाहिए कि भाई इसकी कीमत कौन चुका रहा है। जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाहे वो कितने भी लुभावने क्यों न लगे, अगर वो लोगों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी जमा पूंजी, उनकी मानसिक शांति, इन्हीं सब को दांव पर लगा दे, तो क्या ऐसे विकास को वाकई प्रगतिशील कह सकते हैं? ये हम सबके लिए सोचने की बात है कि हम अपने शहरों को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या ऐसे जहां कुछ लोगों के फायदे के लिए ज्यादातर लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी जाए, या फिर ऐसे शहर जो सबके लिए ज्यादा सुरक्षित हों, ज्यादा स्वस्थ हों, ज्यादा न्यायपूर्ण हों और रहने लायक हों? ये सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, शायद हर बढ़ते हुए शहर के लिए ये सोचना जरूरी है।